हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी 11th अकाउंटेंसी की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो फर्स्ट क्लास हम देख चुके हैं और आई थिंक आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आई है तो वो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें और किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करें। अब हम बात करते हैं सेकेंडली कि जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वाली वीडियो देखिए ये वाली। और अगर देख ली है तो उसमें कोई डाउट है तो बताइए। और उसके बाद हम अपनी आज सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिए इस क्लास को। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जहां पर भी जो भी पॉइंट है उन्हीं पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछिए डायरेक्टली। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले सभी का स्वागत है, नमस्कार सभी को। और देखते हैं कि पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कंप्लीटली कि काउंटिंग क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, क्यों हम करते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बार 5 मिनट के लिए मैं रिवाइज करवा देता हूँ उस कंप्लीटली वीडियो को जो कि हमने पहले बनाई थी। तो 5 मिनट लगेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस जो है वो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग का होता है। डिसीजन मेकिंग करने के बाद हमने ध्यान दिया था कि भाई उसके बाद हमने क्या करना है कि उसको इकोनॉमिक टर्म्स में कन्वर्ट करना है, देखना है कि वो इकोनॉमिक टर्म है या नहीं है, फिर उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर और फिर कम्युनिकेट कर देना है। तो ये सब स्टार्टिंग में देखा था। फिर हमने एक बिजनेस का एक रफली आइडिया लिया था, जिसमें बिजनेस यानी कि एक प्लेस था, उस प्लेस में आपने नॉर्मली एक जिस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे थे तो वो देखिए, फिर कस्टमर्स ढूंढे तो कस्टमर्स को आप सामान सोल्ड कर रहे थे। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज मैंने आपको समझाई थी। आई थिंक आपको रिकैप हो गई। और जिस स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी थी तो पहले वो पहले वाली वीडियो देखिए। फिर हमने इसके डेफिनेशन डिस्कस की थी। फिर हम इसके जो इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफिकेशंस और इंटरेस्ट यूजर्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो देन उसके बाद हमने रोल देखा था और फिर हम आ गए थे अकाउंटिंग जो कि टर्म्स पर। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि अकाउंटिंग टर्म्स हमने करनी है। तो बेटा ध्यान से देखिए कि हमने ये लगभग लगभग 30 to 35 जो टर्म्स है वो सीखनी है। यही अकाउंट्स के वर्ड होते हैं। ये अकाउंटिंग जो होगी वो इन्हीं के बेसिस पर होगी। ये अकाउंटिंग की एबीसीडी है। जो टर्म्स हम बोलते हैं कि ये कुछ टर्म्स हम हमेशा यूज करते रहेंगे, बार बार यूज होगी, बिजनेस लाइन में यूज होंगी ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पहली ही टर्म्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, देखिए बेटा, ए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द बिजनेस इज चेंज द फाइनेंशियल पोजीशंस। तो क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए कि क्या होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब कि आप जो काम कर रहे हो वो मनी में कन्वर्ट कर सके और आपका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव का होना चाहिए। चार्ज द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि वो फाइनेंस यानी कि मनी के रिलेटेड हो और उसका पैसे से रोल डिपेंड कर रहा हो। whenever any business transactions take place, the result change the value, some assets, liabilities and capital। देखिए बेटा, तीन वर्ड आ रहे हैं, assets, capital और liabilities। तो assets में आपको बता दूं क्या होती है, संपत्ति होती है जो हम अभी बात करेंगे आगे। और liabilities होती है, दायित्व होते हैं जो कि हमने किसी को पे करने होते हैं। और capital होती है पूंजी। तो अभी हम इन वर्ड्स को भी जानेंगे अच्छे से। तो ये कुछ इफेक्ट होने चाहिए, या तो एसेट्स या कैपिटल या फिर उनकी जो लायबिलिटी, जो भी हम ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे उनसे ये इफेक्ट होना चाहिए। तो वो होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि बिजनेस में हम कोई भी काम करते हैं, हल्का सा भी करते हैं, चाहे वो खर्चा हो या वो रिवेन्यू हो, आपके लिए इनकम हो, तो वो सब के सब क्या होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे, उस बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन रखने वाले। बस आपने इतना ही समझना है। फिर हम बाद में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे या प्रैक्टिकल्स पर जाएंगे तब इसको और डिटेल में समझेंगे। तो आपने ये समझना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है। तो बिजनेस में कोई भी वर्क किया गया, चाहे वो कैसा भी वर्क हो जिसमें मनी का यानी कि जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, पैसे से रिलेटेड है,
चाहे वो खर्चा हुआ हो या इनकम हुई हो या रिसीव या नहीं हुआ हो, कुछ नहीं हुआ, काम किया है तो वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। सभी को समझ आया? आगे चले देखिए, अगला पॉइंट है आपके पास इवेंट। इवेंट क्या होता है बेटा? इवेंट को हम सिंपली भाषा में बोले तो भाई हम एक घटना की, यानी कि कहने का मतलब कि कोई काम करते हैं उसको इवेंट बोलते हैं, कि भाई जैसे इवेंट हम फंक्शंस को बोल लेते हैं, हमारे घर में कोई छोटा सा फंक्शन हुआ हम बोलते हैं यार इवेंट करना है, कोई बर्थडे पार्टी करनी है, कोई और करना है। तो इसी टाइप से हम समझते हैं बेटा इसको, कि इवेंट का मतलब होता है कि कॉन्सिक्वेंस ए रिजल्ट ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिससे कोई रिजल्ट निकले। जैसे मैंने कहा कि सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए लगाकर सचिन ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसने क्या किया, उसमें से ही परचेज का मतलब होता है बेटा खरीदना, खरीदना। गुड्स का मतलब सामान, उसने सामान खरीदे 4 लाख रुपए का, और कैश एंड सेल 3/4 ऑफ 380, यानी कि जो कि 4 लाख रुपए का उसने सामान बेचा, उसका 3/4 कितना हो गया बेटा, 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपीज के गुड्स को उसने बेच दिया 380 में, यानी कि 3,80,000 में। तो यानी कि उसने ही ऑल्सो पे 20,000 रेंट ऑफ गोडाउन। देखिए मैं समझाता हूँ इसमें, ये मिस्टर सचिन का गोडाउन है, इसने सामान खरीदा 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए का सामान ये खरीद चुका है, और 20,000 रुपए इसने क्या दिया, किराया दिया है किसका, इस गोडाउन का। और यहाँ इसने क्या किया है कि इसमें से 3 लाख रुपए का सामान 3,80,000 में बेच दिया, 3,80,000 में। तो यानी कि इसको नॉर्मली अगर हम बात करें 3 का 3 80 में, तो 80,000 रुपए ज्यादा में बेच दिया, लेकिन 20,000 रुपए क्या दिया बेटा, इसने दिया है गोडाउन का रेंट। तो इसको क्या हुआ, 60,000 रुपए का फायदा, यानी कि प्रॉफिट हो गया, 60,000 का प्रॉफिट। तो ये क्या है, ये एक ट्रांजेक्शन है जो कि एक रिजल्ट निकाल रही है, एक रिजल्ट निकाल रही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा आप यहां से, और जो भी आपका घर है वहां से आपको रेवाड़ी बस स्टैंड पे ही सामान छोड़ के आना, आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो 100 रुपए आपको मिले, उसमें आपने क्या किया कि वहां से आप अपनी स्कूटी लेके गए, तो स्कूटी में मान लीजिए 20 रुपए का आपका पेट्रोल लग गया, और 10 रुपए के आपका स्कूटी यूज हो गई, 30 रुपए, यानी कि आपने क्या किया भाई, मैंने 70 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि 70 रुपए अर्न हो गए। तो ये क्या है, एक इवेंट है जो कि एक रिजल्ट तक हमें पहुंचाता है, कि एक रिजल्ट बताता है कि ये करने से हमें ये मिला। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा बेटा। चले अगले पॉइंट पर, तो हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं कि बेटा एक टर्म है अकाउंट। अकाउंट क्या होती है? अकाउंट का मतलब, अकाउंट हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, तो अकाउंट क्या होता है, जो भी हमने अभी अभी एक काम किया है तो उसके लिए एक्चुअल प्रैक्टिस, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस लाइक नेचर, रिकॉर्ड, एडिड, सब्ट्रैक्टेड, वन प्लेस, कॉमनली टर्म्स द अकाउंट। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम बोलेंगे अकाउंट। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, सिंपल समझिए कि मान लीजिए कि भाई आपने सामान बेचा, किसको, मान ली मिस्टर राम को बेचा है, तो राम को बेचा है तो आप राम का एक खाता बनाओगे, राम का एक लिस्ट बनाओगे। भाई राम को आपने इस डेट को इतने बेचा, इसको इतना बेचा, 5 तारीख को इतना बेचा, और ये टोटल हो गया। तो टोटल करोगे तो ये राम का क्या हो गया, एक अकाउंट बन गया, कि भाई आपने राम का अकाउंट बनाया और उसका खाते में इतने रुपए बनते हैं जो आपने बेचा। ऐसे ही हर चीज का, आपने कोई रेंट दिया तो रेंट का एक क्या बना दिया, अकाउंट। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक जगह पर रिकॉर्ड करना, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। भाई जो उसने पे कर दिया वो माइनस, और जो नहीं हमने सामान बेचा है वो ऐड करना। तो यानी कि कैलकुलेशंस करनी होगी, उस कैलकुलेशंस को जो रिजल्ट निकलता है उसकी सारी समरी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। बस बेटा इतना ही है, आपने इतना ही समझना है। इसमें भी यही एग्जांपल दिया गया है, जिसमें क्या होगा कि सेपरेट रिकॉर्ड, इंडिविजुअल किसी पर्सन का, कोई संपत्ति का, किसी लाइबिलिटीज का, कोई इनकम और एक्सपेंसेस, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है अलग अलग। उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, जो कि हम आगे जाके इसको डीपली समझेंगे। आपने यही समझना है कि एक जगह पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई पर्टिकुलर वर्ड जो बार बार होता है, बार बार यूज होता रहता है आपके बिजनेस में, उसका कुछ लेखा जोखा, यानी कि उसका रिकॉर्ड करना और उसको एक रिजल्ट तक पहुंचाना अकाउंट कहलाता है।
देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैपिटल। अगला पॉइंट है हमारे पास कैपिटल। अब सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि भाई जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लाएगा, तो सबसे पहला सोर्स होता है भाई वो अपने घर से लगाएगा। तो अपने घर से यानी कि जो पर्सन है वो अपने खुद से वो पैसा लेके बिजनेस में डालेगा। तो बिजनेस में जैसे ही वो ले जाएगा तो वो क्या बोली जाएगी बेटा, वो कैपिटल बोली जाएगी यानी कि पूंजी। इसको बोलते हैं पूंजी। कहते हैं ना कि भाई उसने इतनी पूंजी लगा दी, उसकी इतनी कैपिटल। एक कैपिटल होती है जो आप राजधानी बोलते हो, ये बिजनेस की लैंग्वेज है जिसमें कैपिटल का मतलब क्या होगा, पूंजी होगी। तो नॉर्मली देखिए, ध्यान से समझिए कि इसकी मतलब क्या हुआ कि इफ रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यहाँ पर कौन है, ओनर है, जो बिजनेस को शुरू कर रहा है बेटा, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है वो ओनर है। उस ओनर को हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर। इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेज, जो इन्वेस्ट का मतलब जो पैसा लगाता है, जो पैसा उसने लगाया, वो लगाया का मतलब क्या होगा कि जो पूंजी उसने लगाई है उसी को हम कैपिटल बोलेंगे। अमाउंट में भी फॉर्म कैश में भी हो सकता है, सामान में भी हो सकता है, और कोई संपत्ति भी हो सकती है। मान लीजिए उसने कोई बिल्डिंग बिजनेस में लगाई तो वो उसके लिए पूंजी का काम करेगी सबसे पहले। अगर उसने कोई सामान दिया, कोई मान लो किसान ने क्या किया कि किसान ने ही अपनी बेकरी बनाई, तो बेकरी बनाने के लिए उसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो उसने अपनी बिल्डिंग दी और सामान उसने अपने गेहूं उठाए और उसमें वो लेके गया, तो और कुछ कैश, तो वो सारे के टोटल का टोटल क्या माना जाएगा उसका। स्टार्टिंग में जब भी कोई बिजनेसमैन, कोई पर्सन पैसा लगाता है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, कैपिटल बोला जाता है। समझ में आया सभी को। अब कैपिटल क्या है कि कैपिटल एक पूंजी होती है। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ हेल्प द गुड्स एसेट द परचेज द बिजनेस, यानी कि उस पैसे से हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हेल्प करता है कच्चा सामान खरीदने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में, उसकी एसेट्स को इंक्रीज करने में, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो होंगी। ठीक है बेटा, तो लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद हम हमारे पास जो संपत्ति बचती है, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो संपत्ति है वो मान लीजिए 50 लाख की, लेकिन आपने उसमें 10 लाख का लोन ले रखा है, तो 10 लाख को माइनस कर दोगे, आप क्या कहोगे, भाई 40 लाख की संपत्ति मेरी है। तो वो 40 लाख आपकी क्या है, एज ए कैपिटल लगाई हुई है, आपने मेहनत करके या फिर आपके पहले का था, तो वो क्या बोली जाएगी, कैपिटल। तो कैपिटल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज मैंने बताया लोन टाइप, जैसे लोन हो गया, उधार में लिया गया है वो। और संपत्ति क्या होती है, जो आपके पास आप जिसको टच या छू सकते हो। अभी हम आगे अच्छे से इसको देखेंगे। तो एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल आप देखना, ये आपका होमवर्क है, ये जो कि आपने करके देखना है। समझ नहीं आया तो मुझे कॉल करो, और कॉल करने के लिए नंबर मैंने आपको दे रखे हैं 9466277068। ये नंबर स्टार्टिंग में स्लाइड के सबसे पहले भी दिए हुए हैं ये, और अभी भी मैं बता रहा हूँ, तो डायरेक्टली कॉल करिए, किसी भी टाइम करिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट होता है, जैसे कि ये कैपिटल थी, इस कैपिटल से ही रिलेटेड रखता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ये नहीं है कि जो आप ड्रॉ करते हो पेपर पर और कोई पिक्चर बनाते हो, नहीं। ड्राइंग्स का मतलब होता है बेटा आहरण। आहरण का मतलब, ये एक अजीब सा वर्ड है, ड्राइंग रखिए। ड्राइंग का मतलब क्या हुआ कि हिंदी में वर्ड इसको आरोहण कहते हैं, और कैपिटल का पूंजी बोलते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन जिसने अपने घर से सारा का सारा पैसा उठाया और बिजनेस में लगा दिया। अब घर पे उसकी फैमिली में जरूरत पड़ गई, तो उसने क्या किया, बिजनेस में से पैसा निकाला और अपने घर में यूज किया, यानी कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ड्रॉइंग्स होगी वो। यानी कि एनी कैश वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय ओनर्स personal use any private payment made the business fund is called drawing। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ बेटा कि मान लो आपने एक बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस किसका स्टार्ट किया है, मान लो आपने किया है कोई फूड आइटम्स का। तो फूड आइटम मान लीजिए आपने कोई कंपनी बना ली बिस्किट की, तो बिस्किट की कंपनी बना ली, तो बिस्किट आपके घर में बच्चे हैं और आपने क्या किया कि भाई एक पैकेट आप खुद लेके जा रहे हो, तो वो वैल्यू जो आप घर के लिए लेके जा रहे हो, अगर आपने अपनी पॉकेट से पैसा नहीं दिया बिजनेस में, तो वो क्या होगा, आपके लिए ड्राइंग होगी। या फिर आपने अपने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, यानी कि प्रॉफिट के पैसे नहीं बेटा, जो कि पहले ही काम चल रहा है, मान लीजिए आप अपने पैसे लगाए और 5-7 दिन बाद
5-7 दिन या महीने भर बाद आपको घर में जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया, देखा कि भाई बिजनेस में मेरे पास मेरे लॉकर में या गले में या बैंक अकाउंट, बिजनेस के बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो आपने उस बिजनेस से पैसे निकाले और अपने घर में यूज कर लिए, तो वो क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग्स कहलाएगी। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लायबिलिटीज। तो इसकी काफी पॉइंट्स रहेंगे। तो उस लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी अभी यहाँ बता रहा था, लायबिलिटीज का मतलब होता है इट रेफर टू अमाउंट which the firm owns to outsider, outsider मतलब expecting the amount on the proprietor, in other words जो फेनी एंड मिलर जो बोल रहे हैं liabilities are debt, they are amount owned to creditors। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि ऐसा पैसा जो आपने बाहर से कोई मदद ली है, आउटसाइडर से कोई मदद ली है, जिसको आपने कुछ टाइम बाद, जो कि थोड़े दिन या उससे ज्यादा टाइम बाद आपने उसको चुकाना है। जैसे आप किसी से उधार मांगते हो, कि अपने दोस्त से कहते हो भाई मुझे 100 रुपए दे दो थोड़े दिन के लिए, तो 1 वीक के लिए, तो वो क्या है आपके लिए एज ए लाइबिलिटीज बन गई जो आपने चुकानी है। सिंपल सी बात सुनिए बेटा, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कि कोई ऐसा अमाउंट जो आपने फ्यूचर में किसी को चुकाना है, वो जो चुकाने की बात आती है, जो आपका नहीं है, आपको हेल्प करने के लिए मिला है और आपने उसको लौटाना है, चुकाना है आज, या यानी कि करंट जो आपके पास फ्यूचर है उसमें, या फिर लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब साल भर के बाद, जैसे बैंक से आप बड़ा लोन लेते हो तो कई सालों में चुकाते हो, या आप किसी से उधार में सामान खरीदते हो तो वो महीने 2 महीने में चुकाना होता है, तो उस सब क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज होती है, जिसको हम दायित्व बोलते हैं। अब देखिए इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो लायबिलिटीज कितने टाइप की होती है, लायबिलिटीज को हम बेटा मानते हैं कि एक इंटरनल लायबिलिटीज और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कि बेटा बिजनेस, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, ये बिजनेस है, बिजनेस में जो भी है वो सब बाहर से आया है, या तो ओनर्स के थ्रू आया है या फिर वो किसी और के थ्रू आया है। तो जितनी भी संपत्ति होगी उतना ही लायबिलिटीज होगा। तो यहाँ पर ये बिजनेस और बिजनेस मैन, ये बिजनेस है और ये बिजनेस मैन है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है बेटा, इन दोनों को कंबाइंड मत करना। जो इंटरनल लायबिलिटीज की बात करते हैं, वो इंटरनल मतलब अंदर की, अंदर का मतलब होता है कि ऑल अमाउंट विच बिजनेस एंटिटी टू पे द प्रोपराइटर और ओनर, यानी कि ओनर जो पे करता है उसको हम इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे कैपिटल होगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट कमाया वो भी बिजनेस में ही, ये किसका था, वो ओनर का था। तो ये सारी, ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होंगी बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो सब अमाउंट होंगे, ऑल अमाउंट बिजनेस एंटिटी टू पे द आउटसाइडर नोन एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को मैं बेटा बाद में भी समझाऊंगा, लेकिन बता देता हूं, जिससे आप उधार में सामान खरीदते हो, आप खरीदते हो, बिजनेस खरीदता है उधार में सामान, जिसको आपने थोड़े दिन बाद पेमेंट करनी है। मान लीजिए आपने कच्चा सामान खरीदा, कितने का, 10 लाख रुपए का, और उसमें 2 लाख रुपए आप पेमेंट करिए, तो जो 8 लाख बची है वो क्या है बेटा, आपके लिए क्रेडिटर्स हैं, जो जिसको हम बोलते हैं लेनदार, जो हमारे से पैसा लेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि भाई ज्यादा, तो बैंक से आपने क्या कर लिया, आपके बैंक अकाउंट में पैसे थे मान लो 5 लाख, और आपने बैंक से कह के निकलवा लिए 7 लाख, तो 2 लाख रुपए क्या हो गए, आपने बैंक को चुकाने हैं बाद में। तो आज तो आपने क्या कर दिया, ओवरड्राफ्ट, तो ये क्या है, लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होते हैं, कि भाई कोई उधार में खरीदे तो उसको उधार में ना दे तो क्या करता है, उसकी कागजी कार्रवाई यानी डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। ये सारे समझाऊंगा बेटा अच्छे से मैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया गया है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं या किसी से मांगते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब बेटा इनको हम समझते हैं कि लायबिलिटीज को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक लॉन्ग टर्म जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, एक बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म जिसको करंट लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, सिंपल सा समझ लीजिए, कि कोई ऐसी लायबिलिटीज जिसकी पेमेंट आप लंबे समय बाद करोगे। मान लीजिए 1 साल से बाद भी आपने किसी से कोई पैसा लिया और कहा कि भाई 1 साल के बाद लौटाऊंगा, 2 साल के बाद, तो वो सब क्या है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देखिए डिटेल में, विच पेमेंट द इमीडिएटली लॉन्ग पीरियड, नॉर्मली आफ्टर
मोर देन 1 ईयर, तो यानी कि 1 साल। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर, डिवेंचर को भी समझाऊंगा, डिवेंचर भी एक लोन का ही फॉर्म होती है। तो कहने का मतलब आपने किसी से अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा कोई अमाउंट या कोई मदद ली है जो कि आपने उसको चुकाना है, और चुकाना कब है, वो 1 साल के बाद चुकाना है। तो वो क्या कहलाएगी बेटा आपके लिए, नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है करंट, करंट का मतलब जल्दी, जैसे लाइट की बात करते हैं, भाई करंट आ गई चली गई, तो उसी हिसाब से हम क्या बात करेंगे, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या होंगी, करंट लायबिलिटीज रेफर दोज लायबिलिटीज विच आर पेड द नियर फ्यूचर नॉर्मली विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम पीरियड में अगर हम किसी जो लायबिलिटीज को जिससे हमने पैसे लिए हुए थे उनको चुकाना है 1 साल या उससे अंदर अंदर, तो उसको बोलेंगे बेटा करंट लायबिलिटीज। और 1 साल के बाद की बात करेंगे तो उसको नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा निकलवाया और ज्यादा ले लिया तो उसको हमने जल्दी ही पे करना है, तो यानी कि जैसे हम पैसा डालेंगे बैंक उसको डिडक्ट कर लेगा, तो 1 साल के अंदर अंदर ही इसको पे करना होता है, यानी कि महीने 2 महीने 5-10 दिन में करना होता है, यानी कहने का मतलब 1 साल से कम। ऐसे बिल्स पेबल, आप या क्रेडिटर्स, जो आपने उधार में सामान खरीदा उसको हमने क्या करना होगा, पे करना होगा, 1-2 महीने के अंदर हम उसको पे करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, आपने किसी से काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए थे, तो उसको पैसे कब दोगे, जल्दी ही दोगे, तो जल्दी दोगे तो वो क्या आएगी आपके पास करंट लायबिलिटीज। और शॉर्ट टर्म लोन, आपने छोटा टर्म्स का यानी कि कोई 2-4 महीने के लिए लोन लिया है वो पे करना, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा आपके लिए करंट लायबिलिटीज। तो बेटा आपने आज क्या सीखा, आज आपने देखा, आज इतना ही पढ़ेंगे। आपने देखा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, जो कि मैंने बताया कि जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी कोई भी काम, तो उसको हम जब फाइनेंशियल पोजीशन में देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होता है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। फिर हमने इवेंट देखा, उस ट्रांजेक्शन से हमें क्या रिजल्ट निकलता है, जो काम करते हैं उस काम को करने से हमारे को क्या मतलब बनता है, उसका उसका क्या यानी कि कोई मतलब निकलता है, नहीं निकलता है तो वो क्या बन जाएगा, इवेंट। और फिर हमने देखा अकाउंट, जो भी इवेंट हमने किया तो वो रिलेटेड रखेगा किसी इंडिविजुअल से या असेट्स या लायबिलिटी से, तो उसका लेखा जोखा करेंगे और एक पीरियड के बाद उसका भी रिजल्ट देखेंगे कि भाई इसको क्या कितना देना है, कितना लेना है, या क्या इसका अमाउंट बना, तो उसको अकाउंट बोलते हैं। फिर हमने देखी कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, पूंजी, जो कि एक ओनर क्या करता है जब बिजनेस शुरू करता है तो उसको अपने यानी कि पैसे लगाता है, जिसमें सामान भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकती है और पैसा भी हो सकता है। फिर हमने देखी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को क्या देखा कि बिजनेस का कुछ पैसा जो कि खुद की जरूरत पड़ने पर निकाला जाता है, जिसको हम अपने पर्सनल या परिवार के लिए निकालते हैं, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। और लायबिलिटीज, जो कि हमने किसी बाहर से कोई मदद ली गई है तो उसको हमने जल्दी पे करना हो, यानी कि जो चुकाना हो उसको लायबिलिटीज, तो उसके लिए हमने देखा कि एक अंदर की लायबिलिटीज जो बिजनेसमैन के द्वारा होती है, और एक एक्सटर्नल जो बाहरी लोगों के द्वारा जो चुकाना होता है वो होती है। फिर हमने इसको और दो क्लासिफाई किया, 2 कैटेगरी में, जिसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं जिसका पेमेंट हमने लंबे समय के लिए करनी है, और एक शॉर्ट टर्म जिसको हमने कम समय के बाद चुकानी है। तो बेटा आज हमें इतना ही पढ़ना है, आप सभी इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे क्या ये ट्रांजेक्शन्स या ये जो मैंने आपको जो टर्म्स बताई हैं अकाउंटिंग टर्म्स, ये समझ में आई या नहीं आई, सभी मुझे वीडियो देख के और मुझे रिप्लाई करेंगे, बताएंगे कि सर हमें समझ में आ गई, और जिसको नहीं आई वो बताएगा सर ये पॉइंट नहीं आया, मैं उसको दोबारा से बताऊंगा और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सभी ने बेटा वीडियो देखना है, समझ ना आए तो दोबारा देखना है, रिमाइंड करना है और सभी को देखना है। इसकी कंप्लीटली पीडीएफ, जो कि आप लोगों की प्रॉब्लम होगी कि सर हम बुक्स का कैसे अरेंज करें, तो मैंने आपको अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पीडीएफ भेज दी है जिसमें ये सारी डिटेल है। आप वहां से या तो प्रिंट आउट ले सकते हो, जो बुक का ही है, आपकी बुक के 2 चैप्टर दिए हैं मैंने, पहला तो इंट्रोडक्शन का, दूसरा टर्म्स का, जो आपने बुक्स पढ़नी है, जो कि डॉक्टर डी के गोयल की, प्रोफेसर डी के गोयल की, तो उनकी बुक्स के थ्रू जो अकाउंटेंसी की है वो मैंने आपको दे दी है, जो पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके व्हाट्सएप पे है, छोटी सी है, और उन्हीं से ही वही स्लाइड्स को मैं लेके आपको करवा रहा हूँ, तो आप उसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में नोट्स भी बना सकते हो, और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेटा सभी को पढ़ाई शुरू करनी है। थैंक यू।